जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तरतीब के लिहाज से सेकंड चैप्टर है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो पाकिस्तान के लीगल सिस्टम पे बेस कर रहा है, वो हम एंड में पढ़ेंगे, ठीक है, सेशन के एंड में। जो स्टार्ट कर रहे हैं हम वो चैप्टर 2 से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जो बुक यूज़ करेंगे क्लास में, उसका स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उसको किस तरीके से हमने बनाया है। पहली चीज़, आई कैप की बुक जो है कैप फॉर बिजनेस लॉ, इसके टोटल चैप्टर्स हैं 18 और हमारी जो बुक होगी इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे वो 18 ही होंगे। चैप्टर्स की तरतीब वही, यानी जो आई कैप का चैप्टर 6 होगा वो हमारी बुक में भी चैप्टर 6 ही होगा। इसलिए आप हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आई कैप की बुक से वही चैप्टर पढ़ के देख सकते हैं कि कहीं कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया, स्किप तो नहीं कर दिया सर ने, कोई एग्जाम्पल ऐसी तो नहीं जो डिस्कस होने से रह गई हो, कोई क्वेश्चन क्लास में डिस्कस ना हुआ हो। इंशाल्लाह आई कैप की बुक में जितने क्वेश्चन है हम क्लास में उससे ज़्यादा ही डिस्कस करेंगे, कम नहीं करेंगे, ज़्यादा ही डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर्स नंबर सेम है, ठीक है, चैप्टर का टाइटल सेम है, लेकिन बुक को हमने कोशिश की है थोड़ा दो चीज़ें करें। नंबर 1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें ताकि याद करने याद रखने के लिए आसान हो, और दूसरा इसके साथ जो पास्ट पेपर्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो साथ साथ ऐड कर दें, ठीक है, ताकि आप हर कंसेप्ट के साथ साथ ही उसके प्रैक्टिस कर रहे हो। अच्छा, जब आप किसी भी चैप्टर में, जो हमारी बुक में या नोट्स में चैप्टर होगा, किसी भी चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आएंगे तो वो आपको वो इस तरह का पेज मिलेगा। पहले ही पेज से चैप्टर स्टार्ट नहीं हो जाता, सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू मिलेगा आपको फर्स्ट पेज पे। जैसे ये चैप्टर 2 है, इसका टाइटल क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स हैं हमने उसकी लिस्ट बना दी है, ठीक है। इस चैप्टर में कितने कंसेप्ट्स है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 1, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 2 3 4 5। पहले चैप्टर में कितने कंसेप्ट्स हैं? 5 कंसेप्ट्स। हमने उसकी तरतीब लगा दी। अब अगर आप आगे देखेंगे ना कंटिन्यूइंग पेज के ऊपर, तो आपको ये इन्हीं कंसेप्ट्स ये इसी तरतीब के साथ मिलेंगे। जैसे आगे चले हम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 देखें आप, तो ये वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो पहले वाले पेज पे 1 में था। देखिए मैच करें, वही है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, फिर 3 4 और फिर उसके बाद 5। क्लियर? तो ये जो कंसेप्ट हमने पहले पेज पे लिखे हुए हैं, आगे उन्हीं कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन है, एग्रीड तरतीब से। फिर इसके बाद हमने हर कंसेप्ट के आगे आई कैप की बुक का रेफरेंस भी लिख दिया, ताकि अगर आप यही कंसेप्ट आई कैप की बुक से जाके पढ़ना चाहें, फर्ज करें कि क्या सर ने पूरा कंसेप्ट पढ़ाया है और सही पढ़ाया है, जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसे ही, तो आप आई कैप की बुक में अगर जाके देखना चाहते हैं तो कैसे ढूंढेंगे? ये रेफरेंस आई कैप की बुक का है, जो रेफरेंस दिया गया है ना, ये कौन सा रेफरेंस है? आई कैप की बुक का। अगर आप इस कंसेप्ट को आपने जो नीचे पढ़ा है आई कैप की बुक से पढ़ना चाहते हैं, क्रॉस मैच करना चाहते हैं, तो क्या करें? आई कैप की बुक में किस चैप्टर पे जाएं? चैप्टर 2 पे। और चैप्टर 2 पे जब आप जाएंगे तो उसके कौन से वाले सेक्शन? सेक्शन 1 पे जाना है। अगर आपने पीआरसी लेवल पे आई कैप के स्टडी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा है तो आपको अंदाजा होगा कि आई कैप की जो बुक्स हैं वो पैराग्राफ नंबर देता है। आई कैप सिंपल पैराग्राफ नहीं कंटिन्यू करवा देता, हर पैराग्राफ को उसने एक नंबर दिया हुआ है। कितने स्टूडेंट ने आई कैप की बुक पढ़ी हुई है? कोई ना। और कितनों ने नहीं पढ़ी हुई? नहीं पढ़ी। स्टूडेंट ज़्यादा है, चलें मैं आपके साथ वो डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आई कैप किस तरीके से नंबरिंग देता है।
ये देखिए, अब ये आपके सामने आई कैप की बुक है। किस चैप्टर पे जाना था हमने? चैप्टर 2 का सेक्शन 1। यहाँ पे हमने ओपन किया इसको, ये आ गया चैप्टर 2। चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में देखिए उसने सेक्शन बनाए हुए हैं। सेक्शन 1 ये, सेक्शन 2 ये है। ये नीचे जाएंगे ना, यहाँ से भी आपको ये नंबर दे दिया उसने। ये आई कैप के चैप्टर 2 का सेक्शन 1 है, ये मेन सेक्शन नंबर है। और फिर उसके बाद आगे अगर आप देखें ना, तो ये सब सेक्शन या पैराग्राफ नंबर है 1.1, 1.2, फिर 1.2.1। यानी 1.2.1 का मतलब है कि ये 1.2 ही के आगे सब पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन जो है, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में आई कैप का पूरा सेक्शन 1 कवर हुआ है। इसका मतलब ये हुआ हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 आई कैप का यहाँ से लेके कहाँ तक कवर कर रहा है? ये सारा, ये भी, ये भी, ये भी 1.2, 1.3, ये सेक्शन 2 शुरू हो रहा है आगे, यहाँ तक कवर कर रहा है। स्टार्ट से लेके तकरीबन ये 2.25 सफ़े बनते हैं। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मटेरियल सारा कवर हो गया है। आप चाहे तो हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ के उसका रेलिवेंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट कीजिए हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पढ़ा, ये आई कैप की बुक में नहीं है। कुछ एडिशनल कंसेप्ट होगी उनमें, अगर पास पेपर में कोई क्वेश्चन है और आई कैप के स्टडी में वो क्वेश्चन नहीं है टॉपिक, तो हमने उसको भी एहतियातन इंक्लूड कर दिया। ये इक्का दुक्का कंसेप्ट होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 आई कैप की बुक में कहाँ मिलेगा आपको? चैप्टर 2 में और उसके सेक्शन 2.1.1। अभी आपने 2.1.1 पे कैसे पहुंचना है ये देखें। चैप्टर 2 आ गया, सेक्शन 2.1 और ये 2.1. इसका मतलब है ये वाला पैराग्राफ शामिल है उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। फिर इसके बाद 2.1.2, 2.1.2 ये भी शामिल है। फिर इसके बाद 2.1.3 और 2.1.3 ये भी शामिल है। तो आपको समझ आ गया कैसे क्रॉस लिंकिंग हो रही है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इंश्योर करना चाहते हैं कि क्या सर आपकी किताब में से अगर पढ़ लें तो काफ़ी है, आई कैप की बुक को पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि हमने अपनी बुक में नोट्स में आई कैप के सारे कंसेप्ट इंक्लूड कर दिए हैं, ये रेफरेंस दिए जाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो हर कंसेप्ट को पढ़ने के बाद वो रेलिवेंट कंसेप्ट आई कैप की बुक से पढ़ सकते हैं, ये भी ठीक है। दूसरी ऑप्शन क्या है, पूरा चैप्टर एक दफ़ा पढ़ ले, फिर उसके बाद वीकेंड पे आई कैप की बुक का वो पूरा चैप्टर पढ़ लें, ये भी ठीक है। कंसेप्ट वाइज कंपैरिजन कर लें, वो भी ठीक है। चैप्टर वाइज कंपैरिजन करना चाहते हैं, वो भी ठीक है। देखना क्या है आपने कि क्या कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन या कोई कंसेप्ट स्किप तो नहीं हो गया। क्लियर? पहली चीज तो ये बेसिकली इस सवाल का जवाब है कि क्या हमारे नोट्स में या बुक में आई कैप के सारे कंसेप्ट इंक्लूडेड हैं कि नहीं, ये उसका जवाब है। अब दूसरा सवाल, क्या आई कैप की बुक में से जो अल्फाज लिखे हुए हैं उन्हीं अल्फाज के मुताबिक एग्जाम में लिखना लाजमी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ डिफरेंट वर्ड्स लिखेंगे तो आई कैप मार्क्स डिडक्ट कर लेगा? क्या आई कैप का जो प्रेस करा है, जो स्टडी टेक्स्ट है, क्या उसी के अल्फाज लिखने चाहिए? अगला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन क्या था, क्या पूरे कंसेप्ट शामिल हो गए कि नहीं? दूसरा कंसेप्ट क्या है कि सर वर्डिंग उधर है, ठीक है, वो डिफिकल्ट है, ये इजी है, समझने में आसान है, लेकिन क्या इजी लैंग्वेज लिखने से, अपने अल्फाज में कंसेप्ट लिखने से आई कैप नंबर तो डिडक्ट नहीं करेगा? इसका जवाब है नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो डेफिनेशंस हैं या कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपने चेंज नहीं करनी। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन और हेडिंग्स, ये आपने जो लिखी हुई हैं वही याद करना। डेफिनेशन तो आपको पता है वो तो लीगल होती है, उसके साथ तो वैसे ही छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो एहतियातन हेडिंग्स भी आपको सेम याद करनी चाहिए। बाकी जो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप अपने अल्फाज में लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस सवाल का जवाब आई कैप ने भी दिया हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात पे नहीं, आई कैप की बात खुद पढ़ लें। वो कैसे?
आई कैप की साइट पे जाएंगे, लिखेंगे icap.org.pk, यही साइट है आई कैप की वेबसाइट पे, कभी गए आप? हाँ, वहां पे स्टूडेंट वाला सेक्शन है, इसके अंदर जाना है, फिर इसके अंदर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे है FAQs ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 21, इस पे क्लिक करेंगे। अभी 21 की स्कीम चल रही है ना। और फिर इसके बाद नीचे क्वेरी का नंबर एग्जैक्ट सर्च करें 6.1.8। पहले तो आप ये देख लीजिए कि क्या ये वही क्वेरी है, वही सवाल है जो आपके जहनों में है। क्या 6.1.8 ड्यूरिंग ICAP एग्जामिनेशन if a student explains the required concept in his or her own word instead of exactly reproducing ICAP study text wording, will marks be deducted just for using own words instead of exact ICAP study text wording। देखिए वही क्वेश्चन है, क्या कि ICAP के स्टडी टेक्स्ट में आंसर लिखना लाजमी है कि अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। ICAP ने क्या जवाब दिया, उसने कहा देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट, ऐसी कोई चीज नहीं है कि यही टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड है और यही लिखना है, ऐसी कोई चीज नहीं है। करेक्ट फ्रेजिंग ऑफ आंसर इज मार्क्ड, आपके आंसर का फ्रेज करेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं। क्या होना चाहिए? करेक्ट, यानी कंसेप्ट सही होना चाहिए, अल्फाज चाहे एग्जैक्ट हो चाहे डिफरेंट हो, कंसेप्ट सही होना चाहिए। करेक्ट फ्रेजिंग ऑफ आंसर इज मार्क्ड ऑन मेरिट ड्यूरिंग असेसमेंट प्रोसेस। जब असेसमेंट होगी ना, आपकी पेपर चेकिंग होगी, उसमें अगर आपने फ्रेज करेक्ट लिखा है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर उसने कहा लेकिन कुछ लीगल टर्म्स होती हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, इस तरह की चीजें एज इट इज लिखनी चाहिए। However, certain questions related to law, standard or acknowledged theories require use of terminologies in the answer which cannot be replaced with own terminology। जो किसी लॉयर ने, जो किसी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने, किसी साइंसदान ने कोई थ्योरी पेश की है, इस थ्योरी में जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो आपको एज इट इज लिखने पड़ेंगे। जैसे कोई लॉ डिस्क्राइब करना है, उसके अल्फाज जैसे डेफिनेशन वगैरह। तो बात समझ आ गई? ICAP क्या करता है, आपके सवाल का जवाब दे रहा है। क्या एग्जैक्ट वर्डिंग लिखना लाजमी है कि नहीं, बताइए? नहीं लाजमी है, ठीक है। कंसेप्ट करेक्ट होना चाहिए, कंसेप्ट करेक्ट है, अल्फाज अगर डिफरेंट भी हो ICAP मार्क करेगा। आगे इसने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये दूसरे सब्जेक्ट की एग्जांपल है, ये किसी और सब्जेक्ट की एग्जांपल है, किसी और सब्जेक्ट की एग्जांपल है, ये हमारे लॉ की एग्जांपल है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड एज सिनोनिम्स इन पेपर ऑफ लॉ। ये अभी हम इन दोनों में फर्क क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में, ये पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? फिर प्रॉब्लम तो नहीं है, दो चीजें आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, आप वापस आते हैं। अब ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये आप हमने पढ़ लिया। इसके बाद हर कंसेप्ट के नीचे एंड पे हमने कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। ये इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी जब कभी आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, आपको होम असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपने खुद से भी ये प्रैक्टिस करनी है कि कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पढ़ें, वैल्यूएट करें कि आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि नहीं। अगर इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इसका मतलब है कंसेप्ट आपने समझ लिया। और अगर नहीं दे सकते, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, कंसेप्ट दोबारा पढ़ने की जरूरत है। यानी ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस होगी, नहीं, जैसे जैसे कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती जाएगी। ये देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के नीचे क्वेश्चन। अब जो अहम कंसेप्ट होगा उसमें क्वेश्चन की तादाद ज्यादा होगी, जो कम अहम कंसेप्ट है उसमें क्वेश्चन की तादाद कम होगी। ये ICAP की मर्जी है, उसने कुछ में ज्यादा क्वेश्चन दिए, जहां पे ज्यादा वहां पे नहीं ज्यादा। अब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, उसके बाद नीचे क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद इसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ये कोई अहम कंसेप्ट लगता है। फिर आगे होमवर्ड, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो ICAP की बुक में है और कुछ
क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पास्ट पेपर के हैं। अगर कोई आईकैप की बुक का है तो वो भी हमने रेफरेंस दिया हुआ है ताकि आप जाके पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, मैच करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन है वही मटेरियल क्वेश्चन। और जो आईकैप के पास्ट पेपर का है उसके साथ लिखा हुआ है कैप 4 लेवल अटेम्प्ट और क्वेश्चन नंबर। स्प्रिंग 2016 है, क्वेश्चन नंबर 3। फिर जब उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एंड पे एमसीक्यूज भी है। हमारे पेपर में एमसीक्यूज भी आते हैं ना, एंड पे एमसीक्यूज भी है। एमसीक्यूज के बाद जो क्वेश्चन थे इनका सॉल्यूशन भी है, ये एमसीक्यूज का सॉल्यूशन है। और फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन है। भाई सॉल्यूशन भी होना चाहिए ना, सिर्फ क्वेश्चन तो काफी नहीं है। तो आपने जो भी सॉल्यूशन लिखना है उसके बाद मैच कर लेना, क्या यहाँ पे वही बात लिखी है कि नहीं। और अल्फाज मैच नहीं होंगे, क्या उससे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अच्छा एक चीज और, आपको 3 चीजें मिलेंगी, सॉल्यूशन, फिर इसके बाद जो आईकैप के बुक के एग्जांपल्स है ना उनमें सिर्फ सॉल्यूशन ही होगा, लेकिन जो आईकैप के पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं उनमें सॉल्यूशन के साथ 2 चीजें और होंगी, एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग प्लान। ये आपने लाजमी पढ़ने करना है। एग्जामिनर कमेंट्स में क्या बताता है आपको, वो एरर्स, गलतियां जो स्टूडेंट्स ने की जब उन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यानी आपके सीनियर्स ने, एग्जामिनर कमेंट्स में वो गलतियां, ये बहुत अहम है। जैसे आपको पता चलता है कि हमने इन एरर्स को अवॉइड करना है। और मार्किंग प्लान में आपको बताता है कि जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी ना उसको सामने रखते हुए ये चीज लिखें तो उसके इतने नंबर मिलने थे, ये चीज लिखें तो उसके इतने नंबर मिलने थे। इससे आपका जो आंसर है ना ड्राफ्ट कर रहे होते हैं वो फोकस्ड हो जाता है, एग्जाम फोकस्ड ड्राफ्ट हो जाता है। कि मुझे पता चल गया, अब आहिस्ता 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 पता चलता है कि किस क्वेश्चन में क्या लिखने से मार्क्स का मिलेंगे। तो इसका मतलब है जो चीज, जिस चीज के मार्किंग प्लान में जिक्र नहीं है, अगर वो आप लिख देते हैं तो वो क्या होगा, टाइम वेस्टेज। मार्किंग प्लान में क्या सिखाता है, क्या सिखाता है कि सॉल्यूशन में क्या चीज लिखने के कितने, एग्जामिनर पेपर चेकर आपके सॉल्यूशन में क्या चीज देखता है और किस चीज के कितने मार्क्स देता है आपको, ये मार्किंग प्लान में लिखा होता है। और एग्जामिनर कमेंट्स में क्या लिखा होता है, आपके सीनियर्स ने जिन्होंने वो पेपर दिया उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या गलतियां की। ठीक है जी, ये भी आपने पढ़ने करने हैं सारे, एग्जामिनर कमेंट्स भी और मार्किंग प्लान भी जी। अच्छा नेक्स्ट, फिर इसके बाद बात करते हैं हम ओवरव्यू या ग्रिड है, ये इंट्रोडक्शन है, पढ़ना चाहे पढ़े। ये पास्ट पेपर ट्रेंड है कि इस चैप्टर में से पिछले कोई तकरीबन 20 अटेम्प्ट्स में से 10 साल है और 20 अटेम्प्ट्स बने, किस किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है कि लाजमी नहीं इस चैप्टर में से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो ऑन एवरेज लगभग कोई 4 नंबर के करीब का क्वेश्चन आता है, लगभग, कम ज्यादा हो सकता है। तो ये पास्ट पेपर का ट्रेंड है, लेकिन याद रखें इस ट्रेंड से आपने सिलेक्टिव स्टडी हरगिज नहीं करनी। ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी हरगिज नहीं करनी, ये सिर्फ आपको उस चैप्टर की रिलेटिव इंपॉर्टेंस बताने के लिए है। और कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले फिर मैं रिमाइंड करवा दूं, आप लोगों के लिए कोशिश करनी है कि इस अटेम्प्ट में कैफ और बिजनेस लॉ पास कर ले, तभी आपका नेक्स्ट, अगर फर्स्ट कीजिए नेक्स्ट अटेम्प्ट से न्यू एजुकेशन स्कीम आ जाती है तो उसका फायदा आपको उसी सूरत में होगा। आपका जो नया पेपर है वो आपके लिए आधा रह जाएगा प्रोबेबली, या मे भी अगर आई कैप के दिल में है तो हो सकता है एग्जाम्प्ट ही कर दे पेपर, हालांकि चांस कम है इसके। ठीक है, लेकिन जो भी सिचुएशन हुई उससे फायदा उठाने के लिए जरूरी क्या है कि इस अटेम्प्ट में इस पेपर को जरूर पास करना है। क्लियर इंशाल्लाह। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस को। देखिए ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना टर्म्स या डेफिनेशंस, ये आज आप सीखेंगे, उसके बाद हर लेक्चर में ये टर्म जरूर यूज करेंगे। जैसे अकाउंटिंग में होती है ना एक टर्म डेबिट और क्रेडिट, सीखी हुई है आपने,
अकाउंटिंग में जिस दिन क्लास में आपने ये टर्म सीख ली डेबिट और क्रेडिट, उसके बाद तकरीबन हर चैप्टर में ये टर्म यूज हुई कि नहीं यूज हुई? कोई भी नई चीज सिखाई जाती है आपको बोला जाता है इसकी जनरल एंट्री पास करो, जनरल एंट्री में ये डेबिट है ये क्रेडिट है। और जिसको डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट ना आता हो, क्या वो अकाउंटिंग में आगे चल सकता है? नहीं चल सकता। तो जिस तरह अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में टर्म डेबिट और टर्म डेबिट की क्रेडिट की अहमियत है, उसी तरह हमारे बिजनेस लॉ में इन टर्म्स की अहमियत है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने इनको अच्छे से समझना है। छोटी छोटी टर्म है, मुश्किल हरगिज नहीं है, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मे बी आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, इसलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको कवर करेंगे। तैयार हैं टर्म्स सीखने के लिए? ये समझ लीजिए बिजनेस लॉ का डेबिट क्रेडिट सीखने जा रहे हैं, जो आगे हर लेक्चर में यूज होना है। हर चैप्टर में नहीं बोल रहा, हर लेक्चर में। शुरू करें? चलिए, सबसे पहली टर्म देखें। असल में जो लॉ है इसकी दो बड़ी टाइप्स होती हैं, दो बड़ी टाइप। एक होता है वो लॉ, चलिए गुजारा कर लें, नहीं हो रहा गुजारा। एक है वो लॉ जो रिलेट करता है क्राइम से, क्रिमिनल लॉ, जुराइम से, अगवा करना, मर्डर करना, स्मगलिंग करना, चोरी करना, ये क्राइम, क्रिमिनल लॉ। हम क्रिमिनल लॉ सीए में नहीं सीखेंगे। सीए में 3 सब्जेक्ट हैं लॉ से रिलेटेड। करंट स्कीम में किसी में भी क्रिमिनल लॉ नहीं सिखाया जाए, क्योंकि आपको क्रिमिनल लॉयर नहीं बनाया जाए, लॉ की प्रैक्टिस नहीं करवानी आपसे। आपको इस काबिल बनाना है कि आप जो भी बिजनेस करें आप समझ सकें कि इस बिजनेस के ऊपर कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं। तो जो दूसरा लॉ है जो बिजनेसेस से रिलेट करता है उसे कहते हैं सिविल लॉ। एक और लॉ, ये क्रिमिनल लॉ नहीं होता। सिविल लॉ की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सिविल लॉ की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसमें जो हम लॉ पढ़ रहे हैं उसे बोलते हैं बिजनेस लॉ, जो कि बिजनेसेस के ऊपर अप्लाई होता है। हर बिजनेस के ऊपर लॉ अप्लाई होता है ना। घर से बाहर आप निकले, रेडी वाला रेडी पे आलू टमाटर बेच रहा है, क्या उसके ऊपर लॉ अप्लाई होता है कोई? बिल्कुल। बेकरी वाले पे लॉ अप्लाई होता है क्या? ये जो सब्जियों के रेट्स हैं, ये अंडे के रेट्स हैं, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता है, फिक्स किए होते हैं, इनकी पाबंदी करना इनके ऊपर ज़रूरी है। तो सोचिए अगर इतने छोटे लेवल पे जो बिजनेस हैं इनके ऊपर लॉज अप्लाई होते हैं, तो जिन कंपनीज में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके काम करेंगे वहां पे लॉज एप्लीकेबल होंगे कि नहीं? तो मुझे बताइए, एक बिजनेस करने वाले को क्या पता होना चाहिए कि कौन से लॉज मेरे बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल हैं? सीए में यही आपको सिखाया जाएगा कि कौन कौन से लॉज आपके बिजनेस पे एप्लीकेबल हैं और आपको वो लॉज सिखाए जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, क्या सारे के सारे लॉज एक ही सब्जेक्ट में आपको सिखा देना पॉसिबल है जो बिजनेस में अप्लाई होता है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल। इसीलिए 3 कैटेगरी बनाई गई करंट एजुकेशन स्कीम में लॉज की, ठीक है। एक एडवांस लॉज है जो सीफैप में आप जाके सीखेंगे, उन्हें कॉर्पोरेट लॉज बोलते हैं सीफैप में। फिर बिजनेस 3 तरह के होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। जो कंपनी से रिलेटेड लॉज हैं वो आप कैफ 7 में सीखेंगे, कंपनी से रिलेटेड कैफ लेवल पे। जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉज हैं वो आप कैफ 4 में सीखेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से रिलेटेड, और कुछ दूसरे लॉज मिसलेनियस लॉज, ठीक है। तो आज हम जो लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अमूमी तौर पे सोल प्रोप्राइटर्स पे अप्लाई होता है, खास तौर पे जब वो कोई चीज सेल या परचेज कर रहे हो। बिजनेस में एग्रीमेंट क्या होता है? बिजनेस में एग्रीमेंट बहुत से होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट भी होता है किसी के साथ, किसी को एम्प्लॉय रखना हो, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी होता है,
जब वो पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट एग्रीमेंट कौन सा होता है? सेल और परचेज का एग्रीमेंट, ठीक है। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो ये बताता है कि जब बायर और सेलर एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्रीड जी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा चैप्टर 2 से लेके चलेगा कोई तकरीबन चैप्टर 10 तक, ठीक है। चैप्टर पहला कंसेप्ट हमारा चैप्टर 2, इसमें बेसिक डेफिनेशन हम सीखने लगे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किससे रिलेट करता है? बायर और सेलर एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं चीजों की खरीद और फरोख्त का, उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिखाया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, और अगर कोई एक बंदा उसकी वायलेशन करता है तो क्या होगा। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तैयार है डेफिनेशन सीखने के लिए? शुरू करें। पहले चीज देखिए, जो एग्रीमेंट पार्टीज का आपस में होता है ना रिटर्न, उस एग्रीमेंट से पहले बातचीत उस एग्रीमेंट से काफी पहले शुरू हो चुकी होती है। ऐसा ही है कि नहीं? शुरू कहां से होती है बात? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई ऑफर करता है कि सर क्या आप ये काम करेंगे। जैसे फर्ज कीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है ये इस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट का, कि ये फर्ज कीजिए मेरे पास मार्कर है और ये मैं इन भाईजान को कहता हूं क्या आप ये मार्कर मुझसे खरीदेंगे? ठीक है। विल यू बाय दिस मार्कर फ्रॉम मी फॉर ₹200? ये मैंने इनको स्टेटमेंट दी। लीगली इस स्टेटमेंट को बोलते हैं ऑफर, और जो स्टेटमेंट देने वाला पर्सन है इसको क्या बोलते हैं? ऑफरी। सॉरी, ऑफर और ऑफरर। ऑफरर, मैं कौन हूं? ऑफरर। और जो मैंने स्टेटमेंट बोली ये क्या है? ऑफर। ऑफर में और ऑफरर में फर्क समझ आया आपको? चलिए, ये हमारा पहला कंसेप्ट, पहली टर्म। ऑफर को प्रपोजल भी बोलते हैं, प्रपोजल भी कभी कभार बोलते हैं। अल्टरनेट टर्म्स आपने साथ साथ नोट करते रहना। बात क्या करता है, अल्टरनेट टर्म्स के साथ कहता है कि जी मुझे एक्सप्लेन कर दो। बुक में वैसे लिखी हुई है, आप सिर्फ अंडरलाइन वगैरह करते रहे। फोकस सामने रखें। ऑफर या प्रपोजल क्या है? ऑफर का मतलब है व्हेन वन पर्सन, यानी मैं, शो हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, तो इसको कहते हैं ऑफर। ऑफर, ठीक है। पहले फिलहाल सिर्फ टू डू समथिंग पे फोकस करें। ऑफर क्या है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई काम करने के लिए कहता है। जैसे मैंने कहा कि क्या आप मुझसे ये मार्कर खरीदेंगे, मैंने इनसे ये मार्कर खरीदने के लिए बोला कि मुझसे मार्कर खरीद लो। ये क्या है? ऑफर। और मैं कौन हूं? ऑफरर। ऑफर करने वाले को कहते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर की जाए उसे बोलते हैं ऑफरी। ऑफरर, ऑफरी। ऑफरर कौन? ऑफर करने वाला। ऑफरी कौन? जिसको ऑफर की जाए। ठीक, ऑफर समझ आ गया क्या? अब जब मैंने ने कहा ना, बोला मैंने कि भाई क्या आप ये मार्कर मुझसे खरीदेंगे, तो इसके जवाब में या तो ये करेंगे यस या करेंगे नो। ठीक है। अगर ये कहते हैं यस, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। इन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, यानी मैंने ऑफर दी, इन्होंने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये एक्सेप्ट। दूसरी ऑप्शन क्या है कि मैंने इनको ऑफर दी, क्या आप मुझसे ये मार्कर खरीदेंगे 200 रुपए में?
इन्होंने कह दिया नो। नो को कहते हैं रिजेक्शन या रेवोकेशन। क्या कहते हैं? रिजेक्शन या रेवोकेशन। ऑफर के जवाब में या तो होगा एक्सेप्टेंस या होगा रेवोकेशन या रिजेक्शन। ऐसा ही है, एक्सेप्टेंस में कहानी आगे बढ़ेगी, रेवोकेशन में कहानी उधर ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर ऑफर को आप रिवोक कर दे तो इसका मतलब है आपने ऑफर को कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक हो गया? अच्छा, एक तीसरी ऑप्शन भी है, बता सकते हैं क्या? मैंने इनको बोला क्या आप ये मार्कर 200 रुपए में खरीदेंगे? एक ऑप्शन ये बोले यस, एक्सेप्टेंस। दूसरी ऑप्शन ये बोले नो, रिजेक्शन या रेवोकेशन। तीसरी ऑप्शन क्या है? ये साइलेंट रहे, ना यस करें ना नो करें। क्या साइलेंट रहना एक्सेप्टेंस है? नहीं, अमूमी तौर पे नहीं। साइलेंट रहना एक्सेप्टेंस, ये ज़हन में रखिएगा, लीगल पॉइंट है कि मैंने अगर इनको कहा भाईजान क्या आप ये मार्कर 200 रुपए में खरीदेंगे? अब ये सोच रहे हैं। मैंने क्या कहा? मैं कहा चूंकि आपने रिफ्यूज नहीं किया तो मैं एज्यूम करता हूं आपने एक्सेप्ट कर लिया है, मैं कल माल लेके पहुंच रहा हूं। क्या एक्सेप्टेंस हुई? नहीं हुई। यह असूल याद रखना है। यस का मतलब एक्सेप्टेंस, नो का मतलब रिजेक्शन, साइलेंट का मतलब कुछ भी नहीं, ना एक्सेप्टेंस ना रिजेक्शन, कुछ भी नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्ट। ये रूल याद रखिएगा। डन जी? ऑफर समझ आ गई क्या है? एक्सेप्टेंस भी समझ आ गई क्या है? अब सुने, ऑफर, ये पॉइंट अभी मैं आपको नहीं बता रहा, नॉट टू डू समथिंग वाला, ठीक है? ये भी नहीं बता रहा, मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। एक्सेप्टेंस किसको कहते हैं? व्हेन ऑफरी, गौर से सुनिएगा, बजाहिर आपको छोटा सा सेंटेंस लग रहा होगा। व्हेन ऑफरी कम्युनिकेट्स हिज कंसेंट, ये होती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है? व्हेन ऑफरी, बोले व्हेन ऑफरी कम्युनिकेट्स हिज कंसेंट। एक्सेप्टेंस क्या है? ऑफरी कम्युनिकेट्स हिज कंसेंट। अब जरा सुनिए, इसका एनालिसिस करते हैं। मैंने भाईजान को बोला क्या आप ये मार्कर 200 रुपए में खरीदेंगे? ये चुप हैं, साथ वाले ने कह दिया खरीदता हूं मैं। क्या ये एक्सेप्टेंस है? ये शाबाश, ये एक्सेप्टेंस नहीं। क्यों? लॉ ये कहता है एक्सेप्टेंस वही देगा जिसको ऑफर की गई है। इसीलिए एक्सेप्टेंस में उन्होंने कहा है व्हेन ऑफरी कम्युनिकेट्स। अगर ऑफरी के अलावा कोई और बंदा कम्युनिकेट करता है वो एक्सेप्टेंस नहीं। ऑफरी या उसका कोई एजेंट, इसका एम्प्लॉय, इसका कोई वर्कर इसके बिहाफ पे आके बोलेगा तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन यस करेगा तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ये बात समझ आ गई? व्हेन ऑफरी, ऑफरी, ऑफरी का लफ्ज कम्युनिकेट्स, कम्युनिकेट करेगा फिर एक्सेप्टेंस होगी। यानी मैंने ऑफरी से कहा क्या आप ये मार्कर 200 रुपए में खरीदेंगे? अगर इन्होंने मुझे कम्युनिकेट कर दिया, कम्युनिकेट करने के 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, बोल के कह दें यस, कम्युनिकेट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई। नंबर 2, रिटन फॉर्म में कह दें, वर्बली नहीं, रिटन फॉर्म में लिख के यस आई एक्सेप्ट, कम्युनिकेशन हो गई। ज़हन में रखिएगा, वर्बल भी हो सकती है एक्सेप्टेंस, रिटन भी हो सकती है। तीसरा तरीका जिसे कहते हैं इम्प्लॉयड, एक होता है एक्सप्रेस अल्फाज से यस करना, जवाब देना, एक होता है इम्प्लॉयड। इम्प्लॉयड क्या? मैं कहा क्या आप ये मार्कर खरीदेंगे? इन्होंने मेरी तरफ देखा, ना लिख के कुछ कहा ना बोल के कुछ कहा, बस ऐसे सर हिला दिया, ऐसे इशारे से, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक, इशारा कर दिया, इशारा यस वाला किया।
तो बताइए क्या ये कम्युनिकेशन हो गई? लॉ कहता है यस, कम्युनिकेशन हो गई। इसका मतलब है आप एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी दे सकते हैं, इम्प्लॉयड भी। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस कौन सी होती है? जो अल्फाज बाय वर्ड हो। और इम्प्लॉयड कौन सी होती है? जो बाय कंडक्ट हो। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लॉयड भी हो सकती है। एक्सप्रेस कौन सी होती है? जो बाय वर्ड्स हो, यानी ओरल या रिटन, ये एक्सप्रेस है। और इम्प्लाइड कौन सी है? बाय कंडक्ट, इशारे से, बिहेवियर से शो करवा देना। लॉ कहता है ये भी वैलिड एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेट हो गई। क्लियर? तो अब समझ आइए आपको क्या कह रहा है। व्हेन ऑफरी कम्युनिकेट्स, कम्युनिकेट कर, ऑफरी कर, कौन करे? ऑफरी करे, क्या करे? कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने के 2-3 तरीके बता दिए, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लॉयड भी हो सकता है। और क्या कम्युनिकेट करे? हिज कंसेंट। अगर वो नो करेगा तो वो फिर एक्सेप्टेंस नहीं है, रिजेक्शन है। अच्छा, अगर वो चुप करके बैठा रहता है तो भी क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई? याद रखिए, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस समझ आ गई? ओके। एन ऑफर, एक लाइन लिखी है लॉन में, क्या लिखा है? एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। बिकम्स प्रॉमिस, वादा। ठीक है? ये भाईजान कहते हैं सर मैं वैसे मिसाल के लिए कह रहा हूं, सर मैं कल आपके लिए यहाँ पे बड़ी अच्छी चाय मिलती है, क्लास के बाद आपके लिए मैं 1 कप चाय लेके आऊंगा। ये इन्होंने मुझे ऑफर की है। अब अगर मैं कह दूं ठीक है, ये हो गई एक्सेप्टेंस। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। अब मैं इनसे कहूंगा भैया अब तुमने वादा कर लिया है तो वादा करो तो पूरा करो। ये क्या कर लिया? वादा कर लिया। वादा पूरा करना पड़ा। एक होता है, उर्दू में थोड़ा सा बताता हूं, एक होता है इरादा, एक होता है वादा। इरादा समझिए ऑफर है, सर मेरा इरादा है मैं आपके लिए कल चाय का कप लेके आऊं, ये इसका इरादा है। अगर मैं नो करता हूं ना, नो, तो इसका मतलब है ऑफर रिवोक हो गई, फिर ये कल चाय लाने का पाबंद नहीं है। लेकिन अगर मैं करता हूं यस, तो एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। वो जो इसका इरादा था अब क्या बन गया? वादा बन गया। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। अब ये देखिए, ये स्टेजेस है, ये स्टेजेस है। ठीक है? एक स्टेज है ऑफर वाली, एक स्टेज है प्रॉमिस वाली। एक्सेप्टेंस से पहले पहले आपने क्या लफ्ज बोलना है? ऑफर। और एक्सेप्टेंस के बाद क्या लफ्ज बोलना है? प्रॉमिस। प्रॉमिस। लॉ कहता है जब किसी भी पर्सन की एज 18 साल से कम होना, उसके लिए लफ्ज बोलो माइनर। लेकिन जब 18 साल से ज्यादा हो जाए तो उसी पर्सन के लिए लफ्ज बोलो अडल्ट या मेजर। अब देखिए, बंदा तो वही है, अब मैं परेशान हूं। किस बात में परेशान? कभी ला इस बंदे को बोल रहा है माइनर, कभी ला इस बंदे को बोल रहा है मेजर या अडल्ट। ये चक्कर क्या है? बंदा तो वही है। आप कहेंगे सर बंदा वही है, स्टेज का फर्क है। पहले वो लाइफ की किसी और स्टेज पे था, अब लाइफ की किसी और स्टेज पे है। 18 साल से कम उम्र है तो माइनर कहा जाएगा, 18 साल से ज्यादा है तो मेजर या अडल्ट कहा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा समझ आ गई। उसी तरह बात वही चल रही है। क्या मार्कर खरीदेंगे? एक्सेप्टेंस से पहले पहले क्या लफ्ज बोलना है? ऑफर और ऑफरिंग। और एक्सेप्टेंस के बाद प्रोमिसर और प्रोमिजी। और याद रखे, प्रोमिसर और प्रोमिजी लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होगा। आपने इसी के ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि हमेशा जब क्वेश्चन आप केस स्टडी सेट करेगा, कहेगा कि एग्रीमेंट हो गया था उसके बाद ये मसला हुआ है। एग्रीमेंट हो गया उसके बाद ये मसला हुआ है, तो जाहिर है उस जब एग्रीमेंट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, वो कौन सी स्टेज होगी?
ऑफर वाली या प्रॉमिस वाली? प्रॉमिस वाली, ठीक है। तो बात अच्छा, एक होता है सोशल प्रॉमिस। जैसे ये स्टूडेंट है, इन्होंने कहा सर मेरा दिल करा आपके लिए चाय लेके आऊं, मैं इसलिए चाय लेके आया। मैं कहा बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताइए, अगर कल ये चाय नहीं लेके आता मेरे लिए, क्या मुझे इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? इसे जेल ना भिजवा दूं मैं? भाई मैं वादा किया है चाय लेकर, मैं इंतजार करता रहा हूँ, चाय नहीं लेके आया, तो इसने तो वादा तोड़ा, इसको जेल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? ये सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। लॉ कहता है सोशल एग्रीमेंट्स पे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करते, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, अगर यही बात मैं चाय वाले को कहता कि भाईजान मेरी क्लास है, इस वक्त आधी सोई है आधी जागी है, तो ये इनके लिए ना फटाफट चाय का गर्मा गर्म कप ले आना 15 मिनट के बाद। उसने कहा सर अभी आए 50 कप, और अब फिर वो कहने के बाद ना लेके आए, अब क्या अब मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूं? उसके खिलाफ ले सकता, क्योंकि जो मेरा चाय वाले टी स्टॉल वाले के साथ एग्रीमेंट था वो कमर्शियल था। उसने चाय के कप डिलीवर करने थे, मैंने उसको पैसे देने थे, बदले में प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, कुछ लो और कुछ दो। ठीक है भाई, ऐसे ही है ना भाई, कारोबार तो ऐसे ही चलता है। लेकिन नोट कीजिए, कंपैरिजन करवा रहा हूं, इस स्टूडेंट ने जो मेरे साथ डील की थी ना, उसमें कुछ लो और कुछ दो नहीं था, वो सिर्फ वन साइडेड ट्रांजैक्शन थी। स्टूडेंट कहा था सर आपके लिए चाय लेके आऊंगा, मैंने कहा पैसे दो। सर कैसी बात करते हैं, अब आपसे पैसे लूंगा? नहीं नहीं, वो कमर्शियल डीलिंग नहीं थी। ये बात समझ आ रही है? कमर्शियल डीलिंग होना और सोशल या रिलीजियस डीलिंग होना, इनमें फर्क है। आप लीगल एक्शन कमर्शियल डीलिंग में ले सकते हैं, सोशल डीलिंग में नहीं ले सकते। ठीक है, तो सुने, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो प्रॉमिस मुझे बताइए, कमर्शियल डीलिंग में क्या एक ही पार्टी प्रॉमिस करेगी कि बदले में दूसरी पार्टी को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा? दूसरी पार्टी को भी, ये जो दूसरी पार्टी ने कुछ करना होता है इसे कहते हैं कंसीडरेशन। बहुत अहम लफ्ज है, क्या कहते हैं? कंसीडरेशन। ठीक है, नहीं समझ आई बात की? फिर से सुने। ये फर्ज कीजिए टी स्टॉल वाले भाई हैं, मैंने इनसे कहा भैया चाय का कप तो दे दो मुझे। उन्होंने कहा सर 100 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, डन। ऑफर एक्सेप्ट हो गई। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, हम ऑफर वाली स्टेज पे हैं कि प्रॉमिस वाली स्टेज पे पहुंच चुके हैं? ध्यान में रखना, प्रॉमिस वाली स्टेज पे। अब इसमें एक नहीं दो प्रॉमिस हैं। अहम चीज, एक नहीं दो प्रॉमिस हैं। प्रॉमिस नंबर 1, ये मुझे चाय देंगे। प्रॉमिस नंबर 2, मैं इन्हें 100 रुपया दूंगा। ये दो प्रॉमिस हैं। ठीक है, कुछ लो और कुछ दो। समझ आ रही बात की? अब जब ये मुझे चाय का कप देंगे, मैंने इनको 100 रुपया देना है। जो चीज आपको मिल रही हो ना, उसे कहते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन है समथिंग इन रिटर्न। मुझसे कोई पूछेगा क्या दे रहे, क्या दिया, मैं कहूंगा 100 रुपीज दिए। वो बोलेगा कंसीडरेशन क्या है, मतलब क्या कह रहा है कि जो पैसे दिए हैं बदले में क्या मिला। मैं क्या कहूंगा, चाय का कप। तो मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है, चाय का कप। अब कोई बंदा इनसे पूछे भाई तुमने क्या दिया, क्या बोलेगा, चाय का कप। और कोई पूछे अच्छा रिटर्न में क्या मिला, कंसीडरेशन क्या है, 100 रुपया। तो एक प्रॉमिस की कंसीडरेशन, दूसरा प्रॉमिस। यानी एग्रीमेंट जब भी होता है याद रखे, कुछ लो और कुछ दो, और जो आपको मिल रहा होता है वो क्या है, कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। तो मुझे बताइए कि क्या कमर्शियल एग्रीमेंट्स में ऐसे होता है कि सिर्फ दो, रिटर्न में कुछ ना लो? कमर्शियल में नहीं होता,
लेकिन सोशल पर्सनल लाइफ में ऐसे होता है, वालिदैन हमें देते रहते हैं, जो मांगे, फीस मांगे, किताबों के पैसे मांगे, जो भी पैसे कपड़ों देते रहते हैं, बदले में ये थोड़ी कहते हैं कि हमें भी ये रिटर्न करके दो। नहीं, ठीक है, वो कभी दिल किया आप इस काबिल हुए तो खिदमत कर दीजिएगा, वरना उम्मीद तो उन्होंने कुछ नहीं लगाई होगी मेरा ख्याल है। बहरहाल करे तो अच्छी बात है। तो ये सोशल लाइफ में जो आप एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं उसमें कंसीडरेशन लाजमी नहीं होती, लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट्स में कंसीडरेशन होती है। भाई समझ रहे हैं? फिर से शुरू से कंसेप्ट पक्का करना है। मैंने भाईजान से कहा, अब आपने मुझे बताते जाना लीगल टर्म कौन सी है। क्या आप ये मार्कर 200 रुपए में खरीदेंगे? ये क्या है? शाबाश। और मैं कौन हूं? ऑफरर। ठीक है, अब आप करें कि नो, ये क्या है? रेवोकेशन या रिजेक्शन। और इनका नाम क्या है? ऑफरी ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अब की बार कहे यस, क्या आप खरीदेंगे 200 में? यस। अब ये क्या है? एक्सेप्टेंस हो गया। अब ये क्या हो गया? एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। और असल में चूंकि ये कमर्शियल एग्रीमेंट है, इसमें एक नहीं दो प्रॉमिसेस हैं जो एक दूसरे की कंसीडरेशन है। एक नहीं दो प्रॉमिसेस हैं। अगर सिर्फ वन साइडेड प्रॉमिस होना तो वो प्रॉमिस है, लेकिन टू साइडेड प्रॉमिस हो उसे कहते हैं हम एग्रीमेंट। सिंगल प्रॉमिस और प्रॉमिस और उसकी कंसीडरेशन में कोई और प्रॉमिस हो, वो एग्रीमेंट। प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, या प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। याद रखें, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और कंसीडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न, जो बदले में आपको मिलेगा। मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? 200 रुपीज। इनके लिए कंसीडरेशन क्या है? ये मार्कर। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, जब प्रॉमिस हो गया, हमारा प्रॉमिस हो गया, इन्होंने कहा, अब जरा गौर से सुनिए, अगली बात बहुत टेक्निकल, आहिस्ता टेक्निकल हो रही है डिस्कशन। उन्होंने कहा सर ठीक है, ऐसा कीजिए 20 तारीख को पेन लेके आ जाइएगा, 30 तारीख को मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने कहा डन। ऐसे होता है ना अक्सर बात का डिलीवरी की। 20 तारीख को सुन लीजिएगा, मैंने अपना वादा पूरा करना है कि इन्होंने अपना वादा पूरा करना है? आप 20 तारीख को सुनिएगा गौर से। 20 तारीख को मैं कौन हूं? ऑफरर नहीं रे, ऑफरर नहीं, यही तो अभी बोला है। प्रॉमिसर वो है जिसने कोई काम करना हो, और ये कौन है? प्रॉमिसी। 20 तारीख को ऐसा है, गौर से सुनिएगा, 20 तारीख को मैं कौन हूं? प्रॉमिसर। और ये कौन है? प्रॉमिसी। अब आ गई 30 तारीख, कौन सी तारीख आ गई? 30 तारीख को क्या होना है? इसने मुझे पैसे देने हैं। अब 30 तारीख को क्या होगा? ये कौन है? प्रॉमिसर। और मैं कौन हूं? प्रॉमिसी। अब स्टूडेंट कहते हैं सर ये कैसे हो गया? कभी आप प्रॉमिसर है, कभी वो प्रॉमिसर। भैया प्रॉमिस बदलेगा तो प्रॉमिसी भी बदलेगा, नहीं ऐसा? 20 तारीख को मैंने वादा पूरा करना है, 20 तारीख को प्रॉमिसर मैं हूं, मैंने करना है काम, वादा पूरा मैंने करना है, मेरी जिम्मेदारी है। 20 तारीख को प्रॉमिसर मैं हूं। 20 तारीख का प्रॉमिस क्या है? गुड्स डिलीवर करने का। 20 तारीख को क्या प्रॉमिस है? गुड डिलीवर करने का। 20 तारीख को मैं कौन? प्रॉमिसर कौन है? मैं। और ये प्रॉमिस ही है। 30 तारीख को कौन सा प्रॉमिस पूरा होना है? पैसे देने का। अब की बार किसने काम करना है? इसने। ये कौन है? प्रॉमिसर। और मैं कौन हूं? प्रॉमिसी। ये प्रॉमिसी ध्यान से समझना है। हाँ, अगर दोनों एक ही टाइम पे हो बिल्कुल ठीक है। तो फिर समझ लीजिए 5:20 पे मैंने इनको मार्कर देना है, 21 मिनट पे इन्होंने मुझे पैसे देने हैं। तो जब मार्कर की डिलीवरी की बात करेंगे मैं प्रॉमिसर, ये प्रॉमिस। और जब पैसों की पेमेंट की बात करेंगे
आई कैप याद रखे, केस स्टडी में या तो कहता है कि गुड्स डिलीवर करने वाले ने डिफॉल्ट किया, या कहता है पैसे देने वाले ने डिफॉल्ट किया। आपने देखना है जिस प्रॉमिस का जिक्र है उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉमिसर प्रॉमिसी डिसाइड करना है। इसको कंफ्यूज नहीं करना। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। हर एग्रीमेंट में दो प्रॉमिस होते हैं, प्रॉमिस नंबर 1 और प्रॉमिस नंबर 2। प्रॉमिस नंबर 1 की बात हो रही है तो जिसने वो काम करना था वो प्रॉमिसर है, दूसरा प्रॉमिसी। प्रॉमिस नंबर 2 की बात हो रही है तो जिसने वो काम करना था वो प्रॉमिसर और दूसरा प्रॉमिसी। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा नहीं सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो एग्रीमेंट समझ आ गया अब आपको, ये प्रॉमिसर प्रॉमिस समझ आ गया। फिर एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये तो हो गया प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन भी ऐड हो जाए, एग्रीमेंट। अब जरा सुनिएगा, ए भाई क्या आप मेरे से 100 ग्राम चरस खरीदेंगे इंतहाई आला किस्म की सिर्फ 10,000 में? कह दे हाँ, यस। मिसाल दे रहा हूँ मेरे केस डाल दे रहे। यस, मेरी तरफ से ऑफर थी, एक्सेप्ट कर लिया। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। क्या कंसीडरेशन भी है? हाँ, मैंने चर्च दूंगा, कंसीडरेशन क्या मिलेगी? 10,000 रुपया पैसे, और इनके लिए पैसे देंगे, कंसीडरेशन क्या मिलेगी? चर्च। कंसीडरेशन भी है, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट। दोनों एग्री कर गए इस बात, एग्रीमेंट हो गया। अब मुझे ये बताइए, क्या इस एग्रीमेंट के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? जैसे फर्ज कीजिए ये मुझे पैसे दें लेकिन मैं इनको चर्च ना दूं, और ये जाके अदालत में कहें जज साहब इससे कहें मुझे चर्च दे, चर्च दे, तो क्या जज साहब ऑर्डर करेंगे? तो बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, इलीगल है। लॉ ये कहता है कि कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं, कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उन्हें सिर्फ एग्रीमेंट बोला जाता है, और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो चर्च बेचने का एग्रीमेंट है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? ये लीगली इन्फोर्सेबल। जितने भी इलीगल एग्रीमेंट है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दी ना, चोरी चिकारी की एग्रीमेंट, दोनों ने मिलकर फैसला किया, 2 डाकू थे, केस स्टडी, उन्होंने कहा मिलकर डाका डालते हैं, जिंदगी का आखिरी डाका, उसके बाद सारी जिंदगी शराफत से इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करेंगे। बताइए क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? क्यों नहीं है? इलीगल है। एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, आपने कॉलेज वालों को फीस जमा करवाई, कॉलेज वालों ने कहा ठीक है हम आपको ये सब्जेक्ट पढ़वाएंगे, ठीक है, प्रॉमिस, ऑफर थी, एक्सेप्टेंस हुई, प्रॉमिस है, कंसीडरेशन भी है, आपको सर्विसेज मिल रही है, आपने कॉलेज को पेमेंट किया, कॉलेज को पैसे मिल रहे हैं, एग्रीमेंट है। क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? अगर तो इलीगल है तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, और अगर लीगल है तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। क्या है? इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। अगर एग्रीमेंट है आप उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते एग्रीमेंट के, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। समझे? तो ये अब समझ आया आपको, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ आया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? अब कुछ एग्जांपल आपके सामने रखनी है, आपने बताना है ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है। याद रखिएगा कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। 3 एग्जांपल, इम्पॉसिबल, इलीगल, सोशल। इम्पॉसिबल, इलीगल, सोशल, इम्पॉसिबल, इलीगल, सोशल, ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है जी? नहीं, वो तो मैंने चलते चलते वैसे ही बता दिया, माइनर का कंसेप्ट नहीं बताया अभी आपको, वो बाद में कभी आएगा, उसको अभी छोड़े, अभी उस तरफ नहीं जाना आपने। अब
कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूं। सोशल रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट की इम्पॉसिबल या इलीगल। आपने मुझे बताना है कि वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। क्लियर? ये आखिरी एक्टिविटी है हमारी इस क्लास की। आज की क्लास की सही बता दिया, क्लास खत्म। पहली एग्जाम्पल पहले ये शुरू करते हैं। फ्रेंड, भाईजान ने अपने दोस्त को ऑफर की, उन्होंने कहा ऐसा करो, कल मेरे घर आना, कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो मेरे घर आना, दोनों भाई मैच देखेंगे और तुम्हारे लिए अच्छा सा डिनर तैयार करवाऊंगा मैं। ठीक है? दूसरे दोस्त ने वादा कर लिया और दूसरा दोस्त आ भी गया, आ गया इनके घर में, तो ये कहने लगे भाई मैंने तो मजाक किया था, कोई डिनर शिनर नहीं है, आओ दोनों मिलके देखते हैं किधर कहीं लंगर शंगर का इंतजाम हुआ तो बैठ जाएंगे उधर। कोई इंतजाम नहीं किया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था? देखिए, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट था तो फिर इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब एक पार्टी मुकरे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लीगल एक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो नहीं लिया जा सकता। बताइए क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं है। क्यों नहीं है? शाबाश, सोशल एग्रीमेंट, करेक्ट। 5 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर मिल गया आपको, कम से कम 3 नंबर लेने आपने, ये टिक हो गया, डन, 1 नंबर। दूसरा, जुम्मा की नमाज में आप बैठे थे, इमाम साहब बयान कर रहे थे, आप जज्बाती हो गए। इमाम साहब ने कहा अल्लाह का घर बन रहा है, जो इसमें डोनेशन देगा जन्नत में घर पाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात की, मैं डोनेशन दूंगा। आपने कहा असल घर तो वही है, तो फौरन खड़े हो गए। आपने कहा इमाम साहब मेरी सैलरी मिलेगी ना, 1 लाख रुपया सैलरी मिलेगी, उसमें से 50,000 रुपये मैं डोनेशन दे दूंगा। उन्होंने कहा, इमाम साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक। घर में आए, दोस्तों से मुलाकात हुई, जरा टीवी शीवी देखा, ख्यालात बदले। मैंने कहा यार ये मैं क्या कर बैठा हूँ। अब जब 1 तारीख आई, पैसे आपको मिले, आपने इमाम साहब को 50,000 नहीं दिए, क्या इमाम साहब आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? भाई आपने प्रॉमिस किया था और उन्होंने एग्री भी कर लिया था, एग्रीमेंट हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है। क्यों इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है? ये सोशल या रिलीजियस एग्रीमेंट्स जो होते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते जी। हाँ, इसमें ये भी एक पॉइंट है कि इसमें कंसीडरेशन भी नहीं है। शाबाश शाबाश, बिल्कुल, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। देखिए, इससे हमें एक अहम सीख मिली, सीखने को एक बात मिली, क्या कि बाज़ औक़ात कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा रीजंस हो सकती हैं, तो आप चाहे तो दोनों लिखें, चाहे कोई एक लिखे, कंक्लूजन सेम होगा। चाहे आप ये कह दें कि इसमें कंसीडरेशन नहीं है, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये भी ठीक है। चाहे तो आप ये कह दें कि ये सोशल नहीं है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट, ये सोशल है, इस वजह से इन्फोर्सेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये भी ठीक है। दोनों सूरतों में कंक्लूजन सेम होगा, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, नो एक्शन कैन बी टेकन। क्लियर? अल्टीमेटली यही बताना है, कोई एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। पुरानी स्टेज, पिछली कौन सी स्टेज है, ये नहीं बताना। अल्टीमेटली क्या बताना है, इमाम साहब कोई एक्शन ले सकते हैं आपके खिलाफ के नहीं? नहीं ले सकते। जी जी, नहीं मेरे भाई, मैंने यही कहा ना, प्रीवियस स्टेज। ये ना सोचे प्रॉमिस हुआ कि नहीं, ये ना सोचे एग्रीमेंट हुआ कि नहीं, रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ यही, लॉ को मुश्किल ना बनाए, आसान बनाए जितना कोई एग्जामिनर पूछता है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। एक्शन लिया जा सकता है? नहीं लिया। शाबाश, दूसरा भी ठीक। अब आगे चलते हैं तीसरे के ऊपर। हस्बैंड प्रॉमिसिंग साड़ी। हस्बैंड ने कहा वाइफ से कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, कल दोस्तों को इनवाइट किया है, अगर तुम उनके लिए अच्छा सा खाने का इंतजाम करो ना, मजेदार खाना, डिलीशियस फूड, तो मैं तुम्हारे लिए साड़ी का गिफ्ट, ये रियल केस है, साड़ी का गिफ्ट दूंगा तुम्हें। वाइफ ने कहा चलो ये अच्छी बात है, किसी बहाने से साड़ी तो आएगी। और खूब मेहनत करके
अच्छी अच्छी डिशेज बनाई, दोस्त आए, खूब पार्टी एंजॉय की, चले गए। बाद में वाइफ ने कहा साड़ी, हस्बैंड ने कहा साड़ी कैसी, कोई साड़ी वाड़ी नहीं, भाग जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था, कोई साड़ी वाड़ी नहीं। क्या वाइफ लीगल एक्शन ले सकती है हस्बैंड के खिलाफ? क्यों नहीं ले सकते? सोशल एग्रीमेंट, शाबाश शाबाश, इसमें भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अगली एग्जांपल, इन भाईजान ने कहा भाई मैं आपको कर रहा हूं 10,000 रुपया दूंगा, ठीक है, अगर आप उड़ के दिखाएं, और अगर ना उड़ के दिखाया तो 10,000 आप मुझे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने बड़े हाथ पैर मारे, उड़ नहीं सके, उड़ नहीं सके, लेकिन भाग लिए, भाग गए। अब क्या मैं इनके खिलाफ केस फाइल करके 10,000 रिकवर करवा सकता हूँ? क्यों नहीं कर, इन्होंने एग्री किया था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट चाहे एग्री कर भी ले, जो चीज इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल, मैं इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने कहा पाकिस्तान में डॉलर के जो ज़खायर कम हो रहे थे, गवर्नमेंट ने कहा भैया आज के बाद गाड़ी इंपोर्ट करने के ऊपर बैन है। पाकिस्तान में 1 साल तक जापान से कोई गाड़ी इंपोर्ट नहीं होगी। कार्स की इंपोर्ट पे गवर्नमेंट बात का ऐसे करती है ना, डॉलर को रोकने के लिए बैन करते हैं। अब हमने एग्रीमेंट कर लिया एक पार्टी के साथ कि वो अगले 3 महीने के अंदर अंदर हमें जापान से गाड़ी इंपोर्ट करके देगी। 3 महीने गुजर गए तो हमने कहा भैया गाड़ी, उसने कहा गवर्नमेंट ने तो बैन लगा दिया, वह गाड़ी कहाँ से लेके आए? हमने कहा तो तुम्हें एग्रीमेंट के वक्त पता नहीं था, बैन तो उस वक्त भी लगा हुआ था, तो आपने एग्रीमेंट कर लिया, इसलिए अब आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी, वरना हम आपके खिलाफ केस फाइल करेंगे। क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है? क्यों नहीं लिया जा सकता? ये इलीगल है। ये क्या है? इलीगल है। क्लियर? आखिरी एग्जांपल, जी जी जी, हाँ, अगर पहले एग्रीमेंट हो गया, बैन बाद में लगा, तो जिस दिन बैन लगा उस दिन एग्रीमेंट क्या हो गया? इम्पॉसिबल, उस दिन खत्म। इसको लॉ नाम देता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अगर कॉन्ट्रैक्ट जिस वक्त किया उसी वक्त बैन लगा हुआ था, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फारग। और अगर जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त बैन नहीं लगा था, बाद में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले बैन लग गया, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट फारग, इसको कहते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अजीब बात है, लॉ कहता है इम्पॉसिबिलिटी 2 तरह की होगी, एक इनिशियल एक सब्सिक्वेंट, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट फारग। हमने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट फारग था तो टाइप बताने की क्या जरूरत थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने बताई तो ठीक। फिर बात समझ आ गया? जब भी कोई कानून पास हुआ, बैन लगा किसी चीज के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट सारे फारग, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। आखिरी एग्जांपल, सेठ साहब ने कहा ए अकाउंटेंट, तुम 1.5-2 साल से हमारे फैक्ट्री में अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो 2 साल से? उसने कहा 2 साल से कैफ क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक सिर्फ 2 पेपर पास हुए हैं। सेठ साहब ने कहा लो अभी 7-8 साल और ख्वार हो गए, उसके बाद भी 1.5 लाख ज्यादा से सैलरी लगेगी। ऐसा करो कि मेरी एक बेटी है, वो थोड़ी बीमार शिमार रहती है, उससे कर लो शादी, ये फैक्ट्री तुम्हारे नाम, ये फैक्ट्री तुम्हारे नाम। आपने कहा सी की 80 की 80 पार्टो डिग्री, यस, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद आपने कहा बिल्कुल ठीक, मैं तैयार हूँ। सेठ साहब ने कहा वो चलिए जरा हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल गए तो पता चला वो जो बेटी थी सेठ साहब की, उसकी डेथ हो गई। अब आपने सेठ साहब से कहा सेठ साहब बेटी शेटी का मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने पहले बोल दिया, मेरे को फैक्ट्री ट्रांसफर करे। सेठ साहब ने कहा फैक्ट्री तो तब ट्रांसफर करनी थी जब शादी होती,
आपने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ से नहीं टूटा, मेरी तरफ से नहीं, मैं तो तैयार था, मैं तो देखिए आपके साथ आ भी गया हूं, ठीक है, अब वो उसकी डेथ होगी, इसमें मेरा कसूर थोड़ा ही है, तो फैक्ट्री मेरे नाम कीजिए। क्या फैक्ट्री उस अकाउंटेंट के नाम पे होगी? क्यों नहीं होगी? हाँ, इम्पॉसिबिलिटी। अच्छा मेरा भाई बताएगा, अब अगर जिस वक्त सेठ साहब का और अकाउंटेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ये बात है 10 बजे की, और 9 बजे उसकी डॉटर की डेथ हो चुकी थी, लेकिन सेठ साहब को पता नहीं था, इम्पॉसिबिलिटी है? इम्पॉसिबल है, और डेड बॉडी के साथ थोड़ी शादी होगी। 10 बजे एग्रीमेंट, 9 बजे डेथ होगी, 10 बजे एग्रीमेंट हो रहा है, वो इम्पॉसिबल है। ऐसे ना कर यार, ऐसे ना कर, पता नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल तो हो गया ना, इम्पॉसिबल तो हो गया ना। कौन सी इम्पॉसिबिलिटी है? इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड। और अगर 10 बजे एग्रीमेंट हुआ, डेथ हुई 11 बजे, सर इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? वाइड। किस वजह से? रीजन क्या है? इम्पॉसिबिलिटी। तो हमने क्या सीखा? 3 अल्फाज, ये एग्रीमेंट। सबसे अहम चीज जो है ना, ये आपके लिए ये 2 टर्म्स हैं आज के लेक्चर में, प्रोमिसर और प्रोमिसिंग, और फिर उसके बाद ये 3 अल्फाज, ये 5 अल्फाज जिसने समझ लिया, क्या? इम्पॉसिबल, इलीगल और सोशल। इनमें कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। इनके अलावा जो भी सिचुएशन होंगी उनमें एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। और उसका मतलब क्या होता है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ? कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। क्लियर जी? ये था हमारा आज का लेक्चर, कुछ एग्जाम्पल के साथ भी। देखिए लॉ समझ आएगा एग्जाम्पल के साथ। आज घर जाके होम असाइनमेंट भी आपने करनी है और रिटर्न फॉर्म में लाजमी करनी है जी। हाँ, ऑफर को चेंज करके उसको एक्सेप्ट कर सकता है। देखें इतने तेज नहीं जाना, अभी हमने जो पढ़ लिया यही बहुत है, ये आगे 2-3 दिन के बाद मैंने आपको सिखाना है। ये कंसेप्ट बिल्कुल हमारे सिलेबस में क्या इसी चैप्टर में है, लेकिन ये अभी नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है। अभी जो आज सिखाया यही आपने समझ लिया तो बहुत है। यही बल्कि मैं ये मैंने नहीं पढ़ा है। कौन सा नहीं पढ़ा? ये नॉट टू डू वाला, ये कल समझाऊंगा, ठीक है जी। और की क्वेश्चन? जैसे कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन की हो रही थी मस्जिद की, तो उन्होंने डोनेशन का कहा था, इन्होंने एग्री कर लिया उसको, तो इसी बिहाफ पे आगे काम नहीं नहीं, ये अभी बाद में आएगा। देखिए अभी मैं आपको जो सिचुएशन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ना, जिस पॉइंट पे लाके छोड़ दिया ना मैंने, उससे आगे आप ना सोचे तो बेहतर है, क्योंकि उससे आगे अभी हम आगे कंसेप्ट से मैंने आपको पढ़ाए नहीं, तो आपको समझा नहीं सकता। जैसे जैसे पढ़ाएंगे इन कहानियां, ये कहानियां मजीद आगे चलेंगी, इनमें ट्विस्ट भी आएंगे, ठीक है जी। होम असाइनमेंट यही क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पेपर चीफ है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के एंड पे जो क्वेश्चन है वो रिटन फॉर्म में करना है, रिटन फॉर्म। ठीक है जी, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।